नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सदन में बयान दिया था कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के कुल 24,869 पद खाली हैं। यानी कि ये आंकड़ा लगभग 25,000 का है। 25,000 पद खाली हैं और इसमें पीजीटी के लिए, जिसमें एलिजिबिलिटी फ़िलहाल तो पीजी मांगी गई है, अभी बीएड की आवश्यकता यूपी पीजीटी में नहीं पड़ती है। तो पीजीटी के लिए जो संख्या है वो 4,384 है और टीजीटी के लिए कुल 20,465 पद खाली हैं। देखो फ्रेंड्स, प्रदेश में हर साल सरकारी और निजी कॉलेजों से तकरीबन 2 लाख बीएड करके जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं और बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। पिछले 3 साल में 6 लाख नए बीएड बेरोजगार इन कॉलेजों से निकले हैं, लेकिन अभी तक पिछले कई वर्षों से कोई भी नई वैकेंसी आई नहीं है। 2022 की वैकेंसी के बारे में आप लोग वेल नोन है कि आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 13 लाख, सवा 13 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और पदों की संख्या अगर देखा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले कुल 8,69,000 बीएड बेरोजगारों में से केवल 3,539 अभ्यर्थियों का चयन ही हो सकेगा और बाकी जो 8,65,000 अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार रह जाएंगे। पिछले 3 वर्षों में जिन 6 लाख नए अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री हासिल की है वे भी अगली भर्ती के लिए दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। नई भर्ती शुरू होने तक बीएड बेरोजगारों की संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए जो बीएड योग्यताधारी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी बिल्कुल न के बराबर है। वैकेंसी नई आ ही नहीं रही है। पिछली भर्ती जब आई थी 2022 में आई थी, उसके पहले 2021 में जब भर्ती आई थी तो पदों की संख्या ठीक ठाक थी। 2021 में जो कुल पद थे वो 15,198 थे, लेकिन 2022 में कुल मिला के 4,100 समथिंग, यानी कि कुल मिला के जो पदों की संख्या थी बहुत ही कम थी। तो फिलहाल जो 2022 की वैकेंसी है उसमें 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई है। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हज़ारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इन पदों पर भर्ती अटकी है। कहीं समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती फंसी है, तो कहीं पद खाली होने के बावजूद विभाग ने भर्ती के लिए अधियाचन नहीं भेजा है। अगर देखा जाए एलटी ग्रेड के बारे में तो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 10,000 पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1.5 साल पहले 6,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अधियाचन को वापस कर दिया था। इसके बाद विभाग ने अधियाचन दोबारा नहीं भेजा। इससे पूर्व वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो चाहे एलटी ग्रेड हो चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, पिछले कई वर्षों से ना तो प्राइमरी में, ना तो माध्यमिक में और ना ही उच्च माध्यमिक में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। वहीं पर एक नया मैटर भी इसमें ऐड हो गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि प्राइमरी के लिए हुई थी, तो इसमें भी एक पेंच फंस गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 69,000 की लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाए और जो इसमें आरक्षण से संबंधित विसंगतियां हुई थी उनको दूर करते हुए एक फ्रेश लिस्ट जो कि नियमानुसार है उसको बनाया जाए और जो भी अभ्यर्थी नौकरी के लिए पात्र थे, योग्य पाए गए थे, लेकिन आरक्षण में विसंगति के कारण वो बाहर हो गए थे, उनको भी नौकरी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी बीच जो चयनित थे उन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी नौकरी की सुरक्षा की बात की और फिलहाल जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी मिल रही है कि 12 नवंबर को इस पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक राजधानी दिल्ली पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने बैठक की है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे चली बैठक में दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का राजनीतिक हल निकालने पर भी चर्चा की गई है और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आरक्षण और संविधान खत्म करने की धारणा से हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव की तैयारियों पर अहम बातचीत हुई। सूत्रों का ये भी कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओबीसी को बेहतर संदेश देने के लिए
69,000 शिक्षक भर्ती मामले का उपचुनाव से पहले ही हल निकाल लिया जाएगा। तो चलो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फिलहाल जो विवाद चल रहा है, अगर उसका हल निकल आए तो ये बड़ी ही सुंदर बात होगी। फिलहाल इस पर चर्चा हुई है, ये बड़ी बात है। इससे एक बड़ा संदेश तो जाता ही है कि सरकार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फिलहाल तो गंभीर है और इसका हल भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल करना गलत। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में जो भी शिक्षक भर्ती होनी है, कई बार उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने ये कहा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि उनका ये कहना है कि हमारे पास जितने छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए उसके अनुपात में पर्याप्त शिक्षक हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि शिक्षकों के 1,42,000 रिक्त पदों को भरने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इसके लिए अब छात्रों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और ये भी कहा है कि यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ा जा रहा है, ये किसी भी दशा में उचित प्रतीत नहीं होता है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई है उसको देखें तो संशोधन के संबंध में रविवार को आज़ाद पार्क में मेरठ, गाजियाबाद, मैनपुरी, मथुरा, आगरा, वाराणसी आदि जिलों के छात्रों ने एक बैठक की है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जिन 20 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं उनमें तमाम प्रश्न जो हैं वो निरस्त करने योग्य हैं। जिन 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है उसमें तमाम प्रश्नों के उत्तर में विसंगति है। छात्र अनिरुद्ध सिंह और शशांक त्रिपाठी का कहना है कि विसंगतियां दूर की जाएं, अन्यथा छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि अभी जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई है उससे जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मांग की है कि अभी भी जो विसंगतियां हैं अगर उनको दूर नहीं किया जाता है तो छात्र जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि 27,764 परिषदीय विद्यालयों को समायोजित या इनका विलयन करने के बारे में बात की जा रही है। यानी कि इन विद्यालयों जहां पर छात्रों की संख्या 50 से कम हो रही है वहां के जो मतलब स्कूल होंगे वो निकट के दूसरे स्कूलों में उनका विलय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के ऐसे 27,764 परिषदीय विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 50 से कम विद्यार्थी हैं। यानी कि 27,764 विद्यालयों का दूसरे विद्यालयों में विलय कर दिया जाएगा। यानी कि इनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, उनका दूसरे स्कूलों में विलय किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के दूसरे स्कूल या फिर पास की किसी अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में इनका विलय होगा। अगले शैक्षिक सत्र 2025-26 में इन विद्यालयों की मतलब ये जो स्कूल हैं इनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अभी से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देश दिए गए हैं कि वे 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर को बैठक कर ऐसे स्कूलों की सूचीबद्ध करें और पास के किस स्कूल में इनका विलय करना ठीक रहेगा इसके लिए जो रिपोर्ट है उसको तैयार करें। छात्रों को दूसरे स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, भवन और शिक्षकों की उपलब्धता और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, नहर, नदी, नाला इत्यादि घटकों पर विचार करते हुए प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन के तहत इस बार प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में मुफ्त दाखिले के लिए 1 दिसंबर से ही प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बस व स्टेशन के साथ साथ जिलों में महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग और पोस्टर इत्यादि लगाए जाएंगे। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर जो 27,764 विद्यालयों का सम्मिलन दूसरे स्कूलों में किया जा रहा है उसको लेकर फिलहाल पार्टियों ने और छात्रों ने भी यहाँ पर यानी कि जो ऐसे छात्र हैं जो कि शिक्षक भर्ती के लिए दावेदारी कर रहे हैं उन लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और फिलहाल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला उचित नहीं है।
ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे? राज्य सरकार को दूसरे स्कूलों में उनका विलय करने के बजाय उनमें ज़रूरी सुधार करके बेहतर बनाने का उपाय करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि यूपी और प्रदेश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बुरा हाल है। इसकी वजह से गरीब परिवारों के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर होने के साथ साथ सही शिक्षा से भी वंचित हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित है। सरकारों की इसी गरीब व जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन और ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनका बंद करना ठीक नहीं प्रतीत होता है। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु वाजपेयी ने प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का विरोध किया है और जारी बयान में ये कहा है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सरोकारों से दूर जाति, धर्म, नफरत के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूलों को बंद करने से फिलहाल देखा जाए तो एक बड़ी आबादी जो है वो सहमत प्रतीत नहीं होती है। और देखो यहाँ पर क्या है ना कि इससे आगे चलकर लोगों के मन में एक गलत संदेश भी जा सकता है। लोगों को ये लगेगा कि सरकार जो है वो स्कूलों को बंद कर रही है, यानी कि सरकार ना तो नई शिक्षक भर्ती करना चाहती है और ना ही शिक्षा के प्रति सरकार गंभीर है। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखो CHO के लिए वैकेंसी आई है और कुल मिला के 7,401 पद हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पहले पद थे 5,582 पद थे, अब पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है और अब कुल मिला के 7,401 पदों पर यहाँ पर भर्ती जो है वो की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आपको बता दें यहाँ पर कि आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो 28 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और यह 17 नवंबर तक चलेगी। और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि इसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग BSc नर्सिंग किए हुए हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि उनका यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो मानदेय था वो पहले 20,500 रुपये था, अब उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो फिलहाल जो लोग यहाँ पर योग्यता धारित करते हैं वो लोग यहाँ पर 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा के आधार पर 25 जनवरी को CHO के 5,528 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब इसे संशोधित कर दिया गया है, पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। मानदेय बढ़ाने के साथ ही अधिकतम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कि PBI 15,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया है। और जिन लोगों ने जनवरी में आवेदन किया है उन्हें दोबारा से आवेदन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और देखो ये जो 60,244 सिपाही भर्ती हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। बहुत ही जल्द यहाँ पर आपके जो परिणाम हैं जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद DV और PST यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पूरा करने के बाद जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है ये शुरू कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दावेदारों की भर्ती के लिए तैयारियों को धार देने का समय आ गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ को पूरा करना होगा और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो अभी फाइनल आंसर की आ चुकी है उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि अगले 20 दिनों के अंदर लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा। इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें कुल 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी और दस्तावेजों की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे। यानी कि कुल मिला के ये जो 60,244 सिपाही भर्ती है इसको हर हालत में फरवरी तक पूरा किए जाने के बारे में जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आंसर की से अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं है और आपने अभी देखा, इसके पहले मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो आंसर की आई है अगर उसमें संशोधन नहीं होता है तो मामला हाई कोर्ट या फिर कोर्ट में जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट और आपको बता दें कि अक्टूबर माह के लिए जो करंट अफेयर हर महीने रिलीज़ की जाती है
मासिक करंट अफेयर के अंतर्गत अक्टूबर माह की करंट अफेयर भी जारी कर दी गई है। तो पूरी पीडीएफ यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आप चाहें तो अभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये पीडीएफ आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, टीआरई-4, बिहार पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की जो वार्षिकी है, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैनल को आपसे एक हेल्प की ज़रूरत है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और देखो फ्रेंड्स, आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिस पर हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर की जो क्विज है करवा रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि करंट अफेयर आप एक समय और एक सप्ताह में तो सीख नहीं सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्नों का जो करंट होता है उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।